फ्रेंड्स, वेलकम। ओके, तो आज हम लोग थोड़ी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लीनियर मोशन पर बेस्ड। ओके, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आज सॉल्व करेंगे एक और प्रॉब्लम। कल 3 प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 ये है कि ये एक वॉल है, ऐसे ये उसका बेस है, ऐसे वॉल खड़ी है ऐसे, या इसकी हाइट है कैपिटल एच। ओके, यहाँ से एक बॉल बिल्कुल ऐसे ड्रॉप की गई विद इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब जस्ट ऐसे, और ये बॉल यहाँ से ऐसे यहाँ पर गिर जाती है लैंड पे, बेस जो है ना जहाँ ज़मीन वहाँ पे गिर जाती है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसे ऐसे छोड़ दी जाती है, जस्ट ऐसे, ठीक है, छोड़ दी जाती है और गिर जाती है। तो टोटल टाइम लगा गिरने में कैपिटल टी मान लो। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये थी हाइट हाफ h/2। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर टोटल टाइम पूरी वॉल की हाइट के बराबर बॉल को गिरने में लग रहा है कैपिटल टी, तो h/2 डिस्टेंस तक जब वो आ जाती है बॉल, यहाँ से चल के यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जब आ रही होती है तब टाइम कितना लगा, यानी इस मोशन का टाइम ओनली। क्वेश्चन मार्क टी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अब टाइम बताओ कितना लगा, टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में अब टाइम कितना लगा। जब बॉल वहाँ से छोड़ी गई और पहले वो हाफ हाइट तक जब पहुँची है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगा वो हमें निकालना है। टोटल फॉलिंग यानी कि टोटल वॉल के इक्वल फॉल करने में लगे टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना। इस स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के यानी टोटल फॉलिंग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना। समझ में आया? तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल टाइम, बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर g लिख देंगे, ठीक है। तो पहले हम फुल वॉल की हाइट से बॉल को छोड़ते हैं ऊपर से बॉल, और देखते हैं कि फुल हाइट को कवर करने में टाइम कितना लगता है। वो टाइम हमारा कैपिटल टी दिया हुआ है, तो यूज करेंगे उसका। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से छोड़ी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम कैपिटल टी प्लस हाफ जी कैपिटल टी², यानी h इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी²। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये तो सब आपको दिया हुआ था कि अगर फुल वॉल की हाइट से बॉल छोड़ी जाए और बॉल जब लैंड पर टच करती है तो टोटल जो टाइम लगता है फॉल होने में वो कैपिटल टी लगता है। ओके, अब आपसे पूछा गया था कि जब बॉल यहाँ से जब छोड़ी गई है और हाफ हाइट तक पहुँची थी, उसके बाद उस हाफ हाइट से लैंड तक टच होने में टाइम निकालना था, केवल यहाँ से यहाँ तक। तो
ये मान लो इनिशियल पॉइंट ए था, वो बी और ये सी। हमको सिर्फ बी पॉइंट से सी पॉइंट का मोशन निकालना है, बी पॉइंट से सी पॉइंट का मोशन निकालना है। तो बी और सी के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h/2 इक्वल टू, यही इक्वेशन फिर से लगाएंगे ऊपर वाला, इनिशियल वेलोसिटी u टाइम पता नहीं कितना लगेगा प्लस हाफ g और ये t²। सब मोशन नीचे को ही हो रहा है, ग्रेविटेशनल नीचे का ही हो रहा है, तो जब आप वेक्टर के टर्म में भी लिखेंगे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जे कैंसिल हो जाएगा। और ये हुआ, लेकिन अबे हमको ये नहीं पता है कि आखिर बी पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। हमको ये नहीं पता है कि जब वो ए से चलकर जब बी पॉइंट पे आता है तो बी पॉइंट पर इनिशियल वैल्यू कितनी थी। हम सिर्फ बी सी मोशन की बात कर रहे थे, बी टू सी मोशन। हमसे यही पूछा गया है ना कि हाफ हाइट तक जब वो बॉल आ जाती है उसके बाद उसको बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो केवल बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की मोशन का हम इक्वेशन लिखे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि पॉइंट बी पर जब बॉल हमारी आ जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। पॉइंट बी पर जब बॉल आ जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं और उसके बाद पॉइंट बी पर हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे कितनी है। तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से ए से बी की ओर चलो, यहां से बॉल गिरी और पॉइंट बी पर बॉल हमारी पहुंची। पॉइंट ये ए से बॉल गिरी और बी यानी h/2 फॉल हुआ बॉल, h/2 डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आएगा। जो यहाँ पर बॉल आएगा, जब बॉल यहाँ पर आएगा तो तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वही बी टू सी मोशन की बी पॉइंट की इनिशियल वैल्यू मानी जाएगी। यहाँ से बॉल फॉल हुई, बॉल पहुँची बी पे, तो जब हमारा बी पर जो वेलोसिटी आएगा वही वेलोसिटी बी टू सी मोशन के लिए बी की इनिशियल वैल्यू मानी जाएगी, यानी यू बी। तो अभी हम फिर से ए टू बी मोशन लेते हैं, ए टू बी मोशन लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें निकालना है कि पॉइंट बी पर जब बॉल पहुंची थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी तक h/2, ए टू बी ओनली। ये है बी पर पहुंचने वाली फाइनल वैल्यू। ये ए से जब शुरू हुई है तब, बट बी पर जो पहुंची है इस मतलब बॉल, तो वहां पर उसकी हमने इनिशियल मतलब उसकी स्पीड मानी, उसकी वेलोसिटी मानी थी यू बी। तो यू बी स्क्वायर इक्वल टू, और ए से जब गिर रही है बॉल बी की ओर तो रेस्ट से गिर रही है, प्लस 2gh/2, 2 कैंसिल, तो यू बी आ गया आपका √GH। मीन्स जब बॉल ए टू बी तक आती है, ए से बी की ओर, तो बी पर जब पहुंचती है बॉल तो उसकी वेलोसिटी √GH हो जाती है। अब इस इक्वेशन को देखो, बी टू सी वाले मोशन को, इसको जो हमसे पूछा जा रहा था कि बी टू सी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो इसमें जब बी से केवल बी से सी का मोशन ले रहे हैं तो बी का इनिशियल वैल्यू ये होगी, इसको इसमें रखो। तो h/2 इस यू बी मतलब बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको इक्वेशन नंबर 2 में रखो यू बी की जगह पे। तो h/2 इक्वल टू
यूबी की जगह पर रूट जी एच इंटू टाइम टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आया इतना? इक्वेशन नंबर इसको डाल दो 3। इक्वेशन नंबर क्या आया है? ये आया 3। और हमको सिर्फ फुल वॉल से हाफ वॉल के बीच का रिलेशन निकालना था टाइमिंग का। ओनली टाइम को, इस टाइम को लगने वाला हाफ वॉल को पास करने में, केवल हाफ वॉल को पास करने में लगा जो टाइम है टी, इसको निकालना था फुल वॉल को पास करने में बॉल को लगा टाइम कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ से हमको स्मॉल टी निकालना है कैपिटल टी के फंक्शन में। तो वहाँ से जो एच है उसकी जगह पे उसको ये कैपिटल एच को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमको कैपिटल एच नहीं पूछा है, मतलब फुल वॉल की हाइट से रिलेशन नहीं निकालना है। हमको निकालना है ओनली स्मॉल टी, केवल हाफ वॉल को पास करने में लगा टाइम, इसको निकालना है फुल वॉल को पास करने के लगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ जहाँ पर कैपिटल एच है वहाँ पर हम ये लिख देते हैं। तो हाफ, जब कैपिटल एच है ना, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से जो आया था वैल्यू रख देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट जी और एच की जगह पे फिर से हाफ जी टी स्क्वायर और स्मॉल टी प्लस हाफ, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर ले, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका जी टी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, ये आ गया आपका रूट 1/2 जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो केवल जी टी बाहर आ जाएगा, और स्मॉल टी प्लस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर, इतना आया। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू 2√2 जी कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 2 जी टी स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे 2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2√2 जी कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस जी कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मिला, दिख रहा है कैमरे में? थोड़ा ऊपर उठाता हूँ ऐसे, अब आई थिंक दिख रहा है। तो ये आपने देखा कि ये इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर जो 4 है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इसमें स्मॉल टी निकाल लेंगे। स्मॉल टी ये आप जानते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो b कैसे निकालते हैं, -2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो भी, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो टाइम निगेटिव जो होता है वो काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर तो पता नहीं टाइम निगेटिव पॉजिटिव क्या है, चूँकि हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी की वैल्यू तो पता नहीं है, जस्ट केवल फंक्शन पता है। तो यहाँ से ये देखो टी के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर और ये स्मॉल टी और ये, तो ये हो गया इस इक्वेशन के हिसाब से टोटल सी, ये हो गया टोटल बी और ये हो गया टोटल ए। अगर इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करो तो ये टी में है, ये एक्स में है, तो ये टी स्क्वायर में टी में है, स्मॉल टी में, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका ए। ये स्मॉल टी है, जैसे ये स्मॉल एक्स है तो स्मॉल टी अलग है, तो ये जो बी है वो हो जाएगा टोटल ये, और ये जो स्मॉल सी है वो कांस्टेंट ये। तो यहाँ से आपका टी आ गया -2√2
अच्छा माइनस बी होता है, -2√2g कैपिटल टी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, तो 8g² कैपिटल टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2g कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन 2a मीन्स 4g। अब आप इसको जब g² बाहर निकाल लेंगे तो ये g कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा -2√2g कैपिटल टी और प्लस माइनस प्लस ही लेंगे, टाइम प्लस में होता है, प्लस ले लेते हैं, तो g² तो इसका gt आ जाएगा बाहर और 2√2 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा केवल, ये तो 8g² t² 16g², तो ये पूरा आप लिख सकते हैं 4gt अपॉन 4g, तो g कैंसिल हो गया और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो -√2t प्लस कैपिटल टी प्लस 2t ये वाला और ये अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा t बाहर 2 -√2 अपॉन 2 और कैपिटल T 1 - 1/√2। ये देखो आपका आंसर आ गया। अगर फुल वॉल को पार्टिकल को पास करने में, अगर ये यहाँ पूरी फुल वॉल है, यहाँ से अगर फुल हाइट से किसी वॉल जिसकी हाइट कुछ भी हो, अगर फुल वॉल से बॉल छोड़ दी जाए और वो लैंड पर जब टच करती है, तब अगर टोटल टाइम कैपिटल टी लगा, तो जब वो बॉल गिर रही होती है और हाफ हाइट तक आती है, उसके बाद हाफ हाइट को जब कवर करती है, केवल इस हाइट को, कि पहले यहाँ से गिर गई और यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ हाइट को ओनली कवर करने में अगर उसको टाइम स्मॉल टी लगा, तो स्मॉल टी जो है वो फुल टाइम कैपिटल टी का ये फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पर हमें वेलोसिटी फार्मूला लगाना है, कौन सा, और मतलब कौन सा मोशन फार्मूला लगाना है, और किस पॉइंट पर वेलोसिटी हो या किसी, हाँ वेलोसिटी मतलब किस पॉइंट पर हमें जज करनी है, हमें कैसे निकालनी है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा कि आपको क्या लगाना है, कौन सा इक्वेशन लगाना है, आपको कौन सी वेरिएबल का रिक्वायरमेंट फील हो रहा है उस समय जो कि आपको चाहिए। तो आप थोड़ा प्रॉब्लम को जज कीजिए तो अच्छे से आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 डाल देते हैं। ये बहुत बेसिक टाइप की प्रॉब्लम है। ये दो व्हीकल हैं, या दो बाइक कह लो, या दो ट्रेन कह लो, कुछ भी कह लो। ये यहाँ से एक बाइक चली है, एक बाइक यहाँ से चली है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल ए है। टोटल कैपिटल ए नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं, एम है, एम मीटर, या है ना। तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो एम मीटर है। अभी दोनों बाइक रेस्ट पे हैं, यानी अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मोशन स्टार्ट होता है और ये बाइक A1 एक्सेलरेशन से उधर जाती है और ये बाइक A2 एक्सेलरेशन से इधर आती है। दोनों बाइक बीच में कहीं पर मिलते हैं बाइक वाले और आपस में हाय हेलो करते हैं। तो हमको निकालना है
कि वो किस पॉइंट पे आके मिले। अगर ये टोटल ये है बाइक ए मान लो, ये बाइक बी मान लो, तो अगर जब ये दोनों बाइक वाले आपस में मीट करते हैं यहाँ पे, तो हमें एक साथ चले हैं, दोनों एक साथ चले हैं और कहीं पे आके तो मिले, तो हमको निकालना है कि वो कहाँ पे आके मिले, वो कहाँ पे आकर मिले। दोनों एक साथ मोशन स्टार्ट करते हैं और मतलब एक टाइम पर मोशन स्टार्ट करते हैं और दोनों रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मतलब दोनों पहले खड़े होते हैं फिर अपना चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है। तो हमको निकालना है कि वो कहाँ पे आके मिले। टोटल उनके बीच की दूरी m है, m किलोमीटर में भी हो सकती है, किस में भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि जब वो मिलते हैं तो जहाँ से वो चले थे, यानी ए पोजीशन से जहाँ से वो चले थे शुरू में, तो ए से जो ये ए बाइक की जो पोजीशन थी पहले वाली, वो बी बाइक की पोजीशन थी। तो ए बाइक की पोजीशन से वो पी किलोमीटर दूर जाके मिले, ये हम मान लेते हैं। और हमें P निकालना है M के टर्म में। M हमको पता है कि M शुरू में दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था वो M किलोमीटर था। तो अब हम मान लेते हैं कि जब दोनों बाइक वाले आपस में मिले तो तब उनकी जो ये पोजीशन है, जब वो आपस में मिले तो वो ए की पहली पोजीशन से P किलोमीटर दूर पे मिले। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी m माइनस पी। तो हमें P निकालना है कि कहाँ पे आके मिले इन द टर्म्स ऑफ m के रिस्पेक्ट में निकालना है। m हमको टोटल दोनों के बीच की इनिशियल दूरी है जो पता है। चलो दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। बहुत आसान है, दोनों एक साथ चले और फिर आके मिले। तो इसका मतलब है कि दोनों ने दूरी चाहे जो भी तय की हो, लेकिन दोनों को टाइम बराबर लगा है। साफ साफ दिख रहा है ना, दोनों को टाइम बराबर लगा है। वो अगर दोनों चूंकि एक साथ चले थे, हमने पहले बोला कि दोनों एक साथ चले हैं, तो यानी दोनों जब एक साथ चले तो अगर इसको यहाँ तक आने में 5 मिनट लगा है तो उसको भी वहाँ तक आने में 5 मिनट लगा होगा। अगर इसको यहाँ तक आने में 5 घंटे लगे हैं तो उसको भी यहाँ तक आने में 5 घंटे। बीच में कहीं रुके तो है नहीं, दोनों का क्लॉक ऑन किया गया, दोनों चल रहे हैं, दोनों जब आके मिले तो बंद कर दिया गया क्लॉक। इसका मतलब है कि दोनों ने टाइम इक्वल लिया। तो अगर एक बाइक ए ने जितना मोशन में टाइम लिया, बाइक बी ने भी उतना ही मोशन में टाइम लिया। तो सबसे पहले हमको दिमाग में क्लिक हुआ कि टाइम जो चाहे ए बाइक ने टाइम जितना लिया उतना ही बी बाइक ने टाइम लिया, और इसको हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम वही दोनों बाइक ने टाइम बराबर लिया। तो वो टाइम हम मान लेते हैं कि वो टाइम है टी। ओके, जितना ए बाइक ने टाइम लिया मोशन में उतना ही बी बाइक ने टाइम लिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं बाइक ए के लिए। पहले बाइक ए को सॉल्व करते हैं। बाइक ए शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, बिल्कुल रेस्ट में था। फिर ठीक है, दोनों ही रेस्ट में थे। बाइक स्टार्ट किया और आगे बढ़े। टोटल ए ने दूरी तय की P, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ P। स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ही है। और उसका एक्सेलरेशन है बाइक का A1 और टाइम लिया T। ए ने टाइम लिया T, बी ने भी टाइम लिया T। तो पहले ए का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा टोटल p इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी थी 0 प्लस हाफ ए का एक्सेलरेशन था a1 t स्क्वायर, यानी p इक्वल टू हाफ a1 t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बाइक B के बारे में सोचते हैं, वो क्या कर रहा है। तो बाइक B उस तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन भी उसी ओर है, तो इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी बाइक B की भी है 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाइक B ने चला m माइनस p, और टाइम लिया TB, और TB है वही T, इक्वल टाइम लिया था, जितना A लेगा उतना ही B लेगा, और क्या है, और उसका एक्सेलरेशन है a2, मोशन के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ही हो रहा है। तो इक्वेशन लगा देंगे वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला, वैल्यू रखेंगे डिस्प्लेसमेंट m माइनस p इक्वल टू ये इनिशियल वेलोसिटी बाइक B की भी 0 थी प्लस हाफ a2 t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थोड़ा और इसको m माइनस p इक्वल टू हाफ a2 t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। हमको निकालना था कि कितना कहाँ पे दोनों मिले, यानी हमको सिर्फ p निकालना था, p, और m हमको पता था, टोटल डिस्टेंस पता थी बीच की, बस p निकालना था कि कहाँ पे मिले, m के टर्म में निकालना है। तो पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से दोनों ऐसे लिखो, p इक्वल टू हाफ a1 t स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है m माइनस p हाफ a2 t स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये टाइम टी कट जाएगा, क्योंकि हमको टाइम से मतलब था नहीं, हमको सिर्फ p निकालना था, p अपॉन m माइनस p इक्वल टू, और ये a1 बाई a2, क्योंकि हमको पता क्या क्या था, हमको उनके एक्सेलरेशन पता थे और हमको उनके बीच की डिस्टेंस m पता था, हमको टाइम नहीं पता था, तो टाइम हम हटा देते हैं और यहाँ से हमारा आ जाएगा p a2 इक्वल टू a1 m माइनस a1 p, यानी p a1 प्लस a2 इक्वल टू a1 m, मीन्स p इक्वल टू a1 बाई a1 प्लस a2, और ये m, यानी कि जब दोनों मिलेंगे तो जहाँ पर दोनों बाइक वाले मिलते हैं उसकी जो पोजीशन है वो बाइक A जो कि a1 एक्सेलरेशन से जा रही है, A से इतनी डिस्टेंस पे मिलेंगे। ये दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस थी, तो ये जो P वैल्यू आई है वो a1 बाई a1 प्लस a2 इंटू m, ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की हमको पता थी, एक्सेलरेशन भी पता थे, बस हमें P निकालना था। अगर उधर से देखो, उधर से अगर कोई पूछे B से कितनी दूरी पे मिले, तो B से कितनी दूरी थी m माइनस p, तो m माइनस p की जगह पे ये वैल्यू रखो, ये वाली a1 अपॉन a1 प्लस a2 इंटू m, यानी कि ये आया a2 अपॉन a1 प्लस a2 इंटू m। ये तो अगर कोई पूछे B बाइक से कितना, जो कि एक्सेलरेशन a2 से मूव कर रही है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर मिले, तो यहाँ से डिस्टेंस पर मिले m माइनस पी, और m माइनस पी को आप जब सॉल्व करोगे p की वैल्यू रख के, तो a2 अपॉन a1 प्लस a2 इंटू m। ठीक है, तो ऐसे मुझे हम लोगों को मिल गया कि कहाँ पे दोनों मीट करेंगे, कहाँ पे दोनों मिलेंगे। यह हो गई आपकी प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझ लिए हैं। अब आप कहें तो एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर देते हैं, तो आपका एकदम लीनियर मोशन आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा।
प्रॉब्लम सब ऐसे ही होती हैं नॉर्मल, बस ज़रा सा हमको बस एनालाइज करना होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो, ये एक चौराहा है, ऐसे 4 रोड हैं, ये बीच में सर्किल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, ये लगता है इसकी इंक ख़त्म हो गई है, तब तक रेड पेन से लिखता हूँ। पता नहीं रेड पेन दिखता भी नहीं है मुझे लगता है ठीक से बोर्ड में। तो 2 बाइक वाले हैं, एक बाइक यहाँ पे है और एक बाइक यहाँ पे है। ये सेंटर है सर्किल। इस सर्किल से इस बाइक का जो डिस्टेंस है वो है a, और इस सर्किल से इस बाइक का डिस्टेंस है b। ये दोनों बाइक वाले खड़े हैं यहाँ पर a और b डिस्टेंस पे। ये बाइक है मान लो a और ये बाइक है आपकी b। ठीक है, क्या है कि अब दोनों बाइक वाले मोशन स्टार्ट करते हैं, और पहली जो बाइक है ये हमको देखो A दिया है B दिया है। ठीक है, अब ये बाइक जो B है, पहले दोनों बाइक रेस्ट पे थी, दोनों बाइक एक साथ मोशन स्टार्ट करती हैं, मतलब एक साथ। पहले दोनों रेस्ट पे थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 थी। बाइक B अब इस सर्किल की ओर मूव करती है एक्सेलरेशन A से, एक्सेलरेशन A से मूव करती है सर्किल की ओर। और ये जो हमारा जो बाइक A है ये भी मूव करता है। तो हमको ये पता लगाना है कि ये बाइक A किस एक्सेलरेशन से इधर, अच्छा हम इसको कुछ और डिस्टेंस दे देते हैं, ये 2 बार A हो गया। मान लो इस सर्किल से इस पॉइंट, इस बाइक A की वैल्यू है स्मॉल c और ये d है ना, दोनों की स्मॉल d लिख देते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, तो ये 2 बार लिख गए थे। तो देखो अब ये बाइक दोनों पहले रेस्ट में है और बाइक B मूव करना शुरू करती है सर्किल की ओर एक्सेलरेशन A से, एक्सेलरेशन A से मूव करना शुरू करती है। तो हमको पता लगाना है कि उसी समय बाइक A कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़े कि दोनों सेम टाइम पे यहाँ पर टक्कर मारें, मतलब दोनों मीट करें, मतलब कोई टक्कर ना मारे, दोनों एक साथ पहुँचें, दोनों एक साथ पहुँचें। ऐसे ये यहाँ तक जब पहुँचे तो ये भी वहाँ तक पहुँच जाए, तो इसका क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन इधर A' होना चाहिए, हमको A' निकालना है। और हमको पता है केवल इस सर्किल से A की दूरी C, इस सर्किल से बाइक B की दूरी D और इस बाइक B का एक्सेलरेशन A। हमको ये चीज़ें केवल पता है। हमको निकालना है कि ये बाइक कितने एक्सेलरेशन से आगे जाए कि दोनों एक साथ मीट करें वहाँ पे, A' निकालना है। हमको पता है बस C, D और स्मॉल a, इसका एक्सेलरेशन और ये डिस्टेंस, हमको बाइक A का एक्सेलरेशन निकालना है। वो एक्सेलरेशन कि जब तक ये यहाँ पहुँचे वो भी आकर पहुँच जाए। बहुत आसान है।
ठीक है, हमें ए डैश निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोनों बाइक पहले इनिशियली रेस्ट में थी, यानी चाहे यू ए और भी 0 था और यू बी भी 0 था, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 था। दोनों अब मोशन स्टार्ट करती हैं और आकर मिलती हैं ऐसे, तो यानी दोनों ने टाइम इक्वल लिया, जिस दोनों एक साथ शुरू हुई और एक साथ आके मिली, यानी जितना टाइम वो चली उतना ही टाइम ये चली। ये दिमाग में बहुत रखना जरूरी है कि कहाँ से क्लिक करना है। तो हम देखें कि यहाँ पर कोई चीज़ तो है जो हमको हिंट दे रही है। हिंट पहला यही है कि बाइक ए टोटल सी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लेती है उतना ही टाइम बाइक बी सिर्फ डी डिस्टेंस चलने में टाइम लेती है। दोनों एक साथ चलती हैं और एक साथ आके मिलती हैं, यानी टी ए को लगना टाइम, बाइक ए को लगा टाइम इक्वल टू बाइक बी को लगा टाइम, और इसको आप एक टाइम स्मॉल टी लिख सकते हो, मतलब वो टाइम स्मॉल टी है जो दोनों को इक्वल लगा। ठीक है, तो अब बाइक ए को हम सॉल्व करते हैं। बाइक ए देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चली है वो c, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। वेक्टर में चूंकि उस सब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि इधर ही आ रहा है ना, और एक्सेलरेशन भी इधर ही आ रहा है, और उसका एक्सेलरेशन हमने माना है बाइक ए का ए डैश जो हमें निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन है ए डैश। तो ज़रा फार्मूला लगाओ, एस बार इक्वल टू, यही होता है ना, तो एस की जगह पे लिखो c इक्वल टू यू, बाइक ए के लिए u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 प्लस हाफ बाइक ए का एक्सेलरेशन ए डैश जो हमें निकालना है, और टाइम टी स्क्वायर, यानी c इक्वल टू हाफ ए डैश टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। और अब बाइक बी को सॉल्व करो, तो बाइक बी को सॉल्व करते हैं। तो बाइक बी के लिए भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर रही है वो डी, और एक्सेलरेशन और उसकी मोशन एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टोरियल टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम है। वेक्टोरियल टर्म की दिक्कत वहाँ ज़रूरत वहाँ ज़्यादा पड़ती है जहाँ पर कुछ डिसेलरेशन टाइप का हो रहा हो। तो इनिशियल वेलोसिटी यू बी 0 है, इसका एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, हमको पता है इसका ए है, उसका हमें निकालना था, और हो गया। और टाइम उसने टी ही लिया है, दोनों बाइकों ने सेम टाइम लिया है, तो फार्मूला लगाओ वही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, तो डी इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी डी आ गया आपका हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस आ गया आपको ए डैश निकालना है ना केवल, तो दोनों 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो ये टी स्क्वायर जो टाइम जो एज्यूम है कि दोनों ने टाइम जो लिया, ये तो हमको टाइम तो उन्होंने गिवन कर नहीं रखा था, तो ये हमको टी एलिमिनेट करना है, तो सी बाई डी 1 और इक्वेशन को डिवाइड करो, तो ये हाफ कट जाएगा। मैं पहले लिख देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कट गया, हाफ कट गया, यानी ये आया ए डैश बाई ए, यानी अब क्या मिला, अब मिला हमारा ए डैश इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए, है ना। तो सी डैश आ गया आपका सी ए बाई डी, ए डैश सॉरी। तो आपको पता चल गया कि अगर ये बाइक एक्सेलरेशन ए से जा रही थी, तो बाइक ए को हमें सी ए बाई डी एक्सेलरेशन चलाना होगा। जो बाइक जो ए है उसका एक्सेलरेशन जो ए डैश है उसको इस वेलोसिटी से चलाना होगा, नहीं तो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे।
जैसे जैसे मान लो ये थोड़ा सा कर देते हैं, ये मान लो डिस्टेंस थी d और ये डिस्टेंस थी 2d। थोड़ी देर के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो c थी वो है 2d और ये है d। तो अगर ये a से जाएगी तो a डैश कितना आ जाएगा, तो 2d बाई d इंटू a, यानी कि 2a। यानी कि अगर ये बाइक एक से एक्सेलरेशन से जा रही थी तो बाइक, ये जो b है ये एक एक्सेलरेशन से जा रही थी, तो बाइक जो ये कैपिटल A है इसको 2 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके दोनों मैच करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गई आपकी प्रॉब्लम। जस्ट थोड़ा क्लिक कीजिए कि क्या कहाँ से सॉल्व करना है और कौन सी चीज़ कॉमन है दोनों में। कभी कभी ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन में ना, कभी कभी प्रॉब्लम्स में ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में कुछ तो कॉमन होता है। जैसे दोनों के द्वारा ट्रैवल की गई जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी कभी वो कॉमन होता है। दोनों या कई पार्टिकल मोशन कर रहे होते हैं, 2 या 3 जो भी हैं, उनमें से टाइम कॉमन होता है कि टाइम है, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है या दोनों का वेलोसिटी कॉमन है। ये सब दिमाग में आपको रखना होगा, तो जल्दी से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो अब हम लीनियर मोशन को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट शुरू करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अभी हम 1 डायमेंशनल मोशन चल रहे थे कि पार्टिकल हमारा केवल जो मूवमेंट हो रहा है केवल एक लीनियर डायरेक्शन में हो रहा है, केवल एक लाइन में हो रहा है। अब हम 2 डायमेंशन में मूव कराएंगे। 2 डायमेंशन का मतलब होता है प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, मीन्स जहाँ पे पार्टिकल एक्स एक्सिस पर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है और वाई एक्सिस के भी अलोंग कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है। मतलब 2 एक्सिस को जब वो मूव करता है तो दोनों एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इसको बोलते हैं मोशन इन द प्लेन। ओके, और 2 डायमेंशनल मोशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है।